Welcome to the online lecture series on class 12 physics. My name is Asim Khaja, and in the previous sections we have discussed about the properties of electric charge. Last sections में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया. तो आज हम इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट वी कॉल एज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ जो है ये एक बेसिक लॉ है, एक फंडामेंटल लॉ है जिसकी मदद से आप कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, इफ आई हैव टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by a distance r kept in any medium, जिनको हमने किसी मीडियम में रखा है. ठीक, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पॉइंट चार्जेस क्या होती है. देखिए पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होती हैं जिनका ऑलमोस्ट जीरो साइज हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर कोई भी दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस उनके साइज से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं वो वाली चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस है. अब कूलम्स लॉ की मदद से आप कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब चार्जेस के बीच का फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि आपके पास चार्जेस कौन है. क्या आपके पास लाइक चार्जेस है, क्या आपके पास अनलाइक चार्जेस है. लेकिन दोनों केसेस में अगर आपके पास लाइक चार्जेस है या आपके पास अनलाइक चार्जेस है, दोनों केसेस में कितना फोर्स उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है उसको हम कूलम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम्स लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हैं. सो ये लॉ जो है ये बिल्कुल वैसा ही है, उसी फॉर्म का है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने लिखा था फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस, और उसी हिसाब का बिल्कुल उसी फॉर्म का उसी बनावट का जो है ये वाला लॉ भी है. इसमें कूलम ने क्या देखा, व्हाट डिड द कूलम फाइंड, इन्होंने देखा कि दो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस. ठीक, जितना ज्यादा चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा चार्जेस के बीच में फोर्स होगा. देन सेकंड थिंग इन्होंने क्या देखा कि चार्जेस के बीच का जो फोर्स F है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. यानी अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. लेकिन अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा. ओके, और इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट डू आई गेट? आई गेट F is directly proportional to magnitude of Q1 into magnitude of Q2 divided by R square. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाएंगे K into magnitude of Q1 into magnitude of Q2 divided by R square. Now ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से आप कोई भी दो चार्जेस के बीच में, कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अब यहां पे जो एक K है, दिस K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं. अब ये K का वैल्यू जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट चुना है, क्या आपने SI सिस्टम चुना है, क्या आपने CGS सिस्टम चुना है, अकॉर्डिंगली जो है K का वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा. सेकंड, ये डिपेंड करता है K का वैल्यू दो चार्जेस के बीच के मीडियम पे. आपने चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम प्लेस किया है, या आपने चार्जेस को किस मीडियम में रखा है. क्या चार्जेस के बीच में एयर है, क्या चार्जेस के बीच में वाटर है, क्या चार्जेस के बीच में डायमंड है, क्या चार्जेस के बीच में गिलास है. तो अकॉर्डिंगली जो है इस K का वैल्यू चार्जेस के बीच के मीडियम पे डिपेंड करेगा. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस. मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस. तो यहां से हमें यह पता चलता है कि K का वैल्यू जो है ये मीडियम चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज करने पे चेंज होता है. सो K जो है वी कैन कॉल दिस एज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट.
दिस इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। जबकि न्यूटन्स कांस्टेंट जो है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं जी, वो जो है वो मासेस के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आपने दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम प्लेस किया है उस पे डिपेंड नहीं करता। तो जी जो है, जी इज मीडियम इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। तो आप यहां पे ये डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि के और जी में फर्क क्या है। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस के इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। इफ यू चेंज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, the force between the charges is going to change. Okay? अब अगर हम यहां पे एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं कि हमने अगर SI सिस्टम चुना है, इफ वी चूज SI सिस्टम, और चार्जेस के बीच का मीडियम जो है अगर हमने एयर या वैक्यूम चुना है, क्योंकि एयर और वैक्यूम जो है इनकी जो परमिटिविटी है ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो उस वाले केस में जो के है, हम इस के को इस तरीके से लिख पाते हैं, के इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। Now, what is this absolute electrical permittivity of air और वैक्यूम? देखिए, परमिटिविटी जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से मीडियम जो है दो चार्जेस के बीच के फोर्स को इंपैक्ट करता है। यानी दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा वो उनके बीच में प्लेस किए गए मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो उस मीडियम में चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कम होगा। ठीक है? तो अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी जो है ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनके बीच का जो फोर्स है, चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कम होगा। या आप रिवर्स भी सोच सकते हैं। अब एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी जो है, या हम अगर देखें कि वैक्यूम की परमिटिविटी जो है वो सबसे कम मानी जाती है, एयर की भी ऑलमोस्ट उतनी होती है, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, इट इज 8.85 इंटू 10 to the power -12 Newton inverse meter minus 2 coulomb square. This is the value of absolute electrical permittivity of air or vacuum. Okay. अब अगर चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम ना हो, कोई दूसरा मीडियम है, इनके बगैर कोई दूसरा मीडियम है, तो उसके लिए हम के को कैसे लिखें? और अगर आपने SI सिस्टम उसमें भी चुना है तो फॉर एनी अदर मीडियम तो उसके लिए हम के कैसे लिखें? के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, हम इसको लिख सकते हैं। एप्सिलॉन एम क्या है? उस मीडियम की परमिटिविटी जो अब चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन एम? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस। एयर या वैक्यूम के बगैर जो दूसरा मीडियम एग्जिस्ट करेगा, परमिटिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मीडियम। अब अगर हम ये के का वैल्यू जो है अपनी इस इक्वेशन ए में पुट करें तो ये क्या बन जाएगा? अगर एयर या वैक्यूम है, फॉर एयर और वैक्यूम, यानी अगर चार्जेस के बीच में एयर है या वैक्यूम है और आपने SI सिस्टम चुना है, तो ये F क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू द, एयर या वैक्यूम के लिए के का वैल्यू क्या है? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 into magnitude of Q2 divided by R square. So this becomes the expression, this becomes the equation जिसकी मदद से आप कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं, लेकिन वो चार्जेस जो है वो एयर या वैक्यूम में होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला से आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला को हम किसी दूसरे मीडियम के लिए कैसे लिखें? फॉर एनी अदर मीडियम ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 into magnitude of Q2 divided by R square. So with the help of this equation आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो किसी दूसरे मीडियम में हो, एयर या वैक्यूम के बगैर।
ओके, where this epsilon m is the permittivity of that medium जो चार्जेस के बीच में उस टाइम पे एग्जिस्ट करेगा. And this formula is applicable only this 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square. This is applicable only when the medium separating the charges is air or vacuum and the system of unit that is you have chosen is SI system. Okay, इसका मतलब ये है कि चार्जेस के बीच का फोर्स जो है it depends upon कि उनके बीच में मीडियम कौन सा है. If you change the medium between the charges, the force between the charges is going to change. Okay, अगर आपने चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे रखा है, एयर में जिस डिस्टेंस पे रखा है उसी डिस्टेंस पे अगर आप किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो फोर्स इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम, इट्स गोइंग टू चेंज बिकॉज यू हैव चेंज द मीडियम. ओके, नाउ अब हम इससे आगे वाले सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में. वेलकम टू दिस सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स. लास्ट वाले सेक्शन में हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था, जिसकी मदद से हमने कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो किसी मीडियम में प्लेस की गई हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैलकुलेट किया था. आज जो है हम एक दूसरे सेक्शन पे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको देखेंगे. देखिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डिपेंड करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि वो चार्जेस को आपने किस मीडियम में प्लेस किया है. अगर आप चार्जेस के बीच का मीडियम जो है वो चेंज करते हैं तो चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी चेंज हो जाता है. अब सबसे कम परमिटिविटी जो है वो वैक्यूम की होती है. सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम की होती है. तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी दो चार्जेस को वैक्यूम के अंदर प्लेस करते हैं तो वैक्यूम के अंदर उनके बीच का फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होगा. अब अगर हम किसी दूसरे मीडियम में वैक्यूम के बगैर प्लेस करते हैं चार्जेस को, तो वहां पे चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो कम हो जाता है. अब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में हम क्या करते हैं, हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करते हैं. सो व्हाट वी गेट इज देन द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो इट इज सिंपली, जब आप किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी के साथ कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, वी कॉल दैट एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. यानी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के मुकाबले में उस मीडियम की दूसरे मीडियम की परमिटिविटी जो है वो कितनी है, दैट वी कॉल एज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. अब इसको हम कैसे डिफाइन करें वो आप देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, हमने इन दो चार्जेस को r डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कूलम्स लॉ की मदद से हम कैसे लिख सकते हैं, F नॉट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम कैप्ट एट अ डिस्टेंस r. वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 into magnitude of Q2 divided by r square. Name this as equation number first. अब अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम के अंदर प्लेस करता हूं, लेकिन डिस्टेंस को मैं इनके बीच में चेंज नहीं करता, जितनी डिस्टेंस इनके बीच में एयर में थी उतनी ही डिस्टेंस हम इन दो चार्जेस के बीच में किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे. अब इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम है, देयर इज एनी अदर मीडियम, और डिस्टेंस इन दो चार्जेस के बीच में उतनी ही है जितनी इनके बीच में डिस्टेंस थी जब ये एयर में थी या वैक्यूम में थी. ओके, अब इसके लिए हम कूलम्स लॉ कैसे लिखें, Fm. नाउ फोर्स बिटवीन देम इज गोइंग टू चेंज नाउ बिकॉज हमने मीडियम को चेंज किया. सो Fm विल बी इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m. वाई एप्सिलॉन m? बिकॉज अब परमिटिविटी उस मीडियम की लिखी जाएगी जिस मीडियम में हमने अब चार्जेस को प्लेस किया है, मल्टीप्लाइड बाई Q1 into Q2 divided by r square. This is going to remain the same, this part. This is equation number second. अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कीजिए. डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड. सो हमें क्या मिलेगा, आई गेट F नॉट अपॉन Fm. F naught is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught magnitude of Q1 into magnitude of Q2 divided by r square whole divided by 1 upon 4 pi epsilon m magnitude of Q1
into magnitude of Q2 divided by R square. So do the cancellations. This is going to cancel. 1 by 4 pi, 1 by 4 pi is going to cancel. So upon further solving this, this comes out to be epsilon m divided by epsilon naught. And इसी ratio को, this is em, epsilon m जो है, this is the permittivity of the medium divided by epsilon naught. What is this epsilon naught? This is the permittivity of vacuum or air. इन्हीं दो का रेशो जो है ये कहलाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो अब हम यहां से इस रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं? अगर आप यहां से देखें, हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम. दिस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू द के. और हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन आर विच इज इक्वल के. या हम सिंपल में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू द के. अब यहां पे आप देख लीजिए, हमने किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी को जब वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी के साथ रिलेट किया, what we get is the dielectric constant K और relative electrical permittivity of that medium, जिसको हमने कंपेयर किया है परमिटिविटी के साथ किसकी? एयर या वैक्यूम की. तो यहां से हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन m जो हमारा है, दिस इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट K, उस साइड ले जाके. सो अगर आप इस वैल्यू को, एप्सिलॉन m के इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कीजिए. सो पुट इन इक्वेशन सेकंड, put in equation number second. So what do we get? We get Fm is equal to the 1 upon 4 pi. Epsilon m के बदले हम लगाएंगे epsilon naught k magnitude of q1 into magnitude of q2 divided by r square. So this can be written like this. Further, I can take 1 by k out और अंदर बचा 1 divided by 4 pi epsilon naught magnitude of q1 into magnitude of q2 divided by r square. Okay, so upon further solving this, this comes out to be 1 by k into 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square. See from equation first. See, this is equal to the f naught multiplied by f naught. यहां से हमारा चल रहा है fm. Now this is very important result. What is fm? fm is the force between the charges in any other medium. ये बराबर होता है force between the charges in air और vacuum divided by the dielectric constant of the medium, जिसमें अब आप चार्जेस के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं. यानी सिंपल में आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको दो चार्जेस के बीच का फोर्स एयर में पता है, आप उन्हीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी दूसरे मीडियम में पता लगा सकते हैं, जिस मीडियम में उन चार्जेस को उसी डिस्टेंस पे रखा गया हो, जिस डिस्टेंस पे एयर में रखा गया हो. और अगर आपको उस मीडियम की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, तो आप सिंपली उस मीडियम में, दूसरे मीडियम में चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, अगर आपको उन्हीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स एयर में पता हो. यानी फोर्स इन एनी अदर मीडियम, दिस इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस विच आर केप्ट एट अ सेम डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम divided by the dielectric constant of that medium in which you are going to find the force now. So this expression is very very important. इसमें आप डायरेक्टली दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी दूसरे मीडियम में पता लगा सकते हैं, अगर आपको उस दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो, और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप उन्हीं दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा एयर या वैक्यूम में, सेम डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे उसको दूसरे मीडियम में रखा जाए, तो आपको किसी दूसरे मीडियम में उन दो चार्जेस के बीच का फोर्स मिल जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें कि वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 81 होता है, तो अब वाटर में दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होगा? जिन चार्जेस को अगर आपने इनिशियली एयर में प्लेस किया है सर्टेन डिस्टेंस पे, अगर आपने उसी डिस्टेंस पे उनको वाटर में प्लेस किया है, तो वाटर में उनका फोर्स होगा जो फोर्स एयर में उन दो चार्जेस के बीच में होगा, लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर 81. इससे आपको डायरेक्टली उन दो चार्जेस के बीच का फोर्स मिल जाएगा जो उनके बीच में वाटर में होगा. ओके, सो Fw इज F नॉट अपॉन 81. या आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे मीडियम में जो फोर्स है वो 1 by k टाइम्स जो फोर्स होगा उन्हीं दो चार्जेस के बीच में एयर में सेम डिस्टेंस पे,
वो फोर्स उनके बीच में किसी दूसरे मीडियम में होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है. That means in any other medium the force gets reduced by the factor of dielectric constant. ठीक है. सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के वीडियोस हम आगे आने वाले सेक्शंस में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.